नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी बुरी तरह हारी है, जब से मोदी जी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 33 सीटें, जी हाँ 33 सीटें जब से मिली हैं, तब से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और बीजेपी के लिए यूपी में ऑल इज नॉट वेल। और इसीलिए आज शुरू में मैं दो पॉइंट्स आपसे साझा करना चाहता हूं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गौर से सुनिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। पहला पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 ये है कि अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य, मोदी जी के बाद पार्टी और सरकार चलाने वाले नेता अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो रिश्ते हैं, बद से बदतर वो भी हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये रिश्ते सुलझने की जगह और उलझते चले जा रहे हैं और दोनों बड़े नेताओं के बीच वाकई 36 का आंकड़ा है। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, जो दूसरी बड़ी बात मुझे आज साझा करनी थी शुरू में, वो ये कि बीजेपी में जो टेंशन है दो नेताओं के बीच में, जिसे लोग कहते हैं शाह वर्सेस योगी, ये जो टेंशन, इसके चलते गुजरात लॉबी जो है, अमित शाह जो हैं, एक तरह से डिसाइड कर चुके हैं। अब वो कभी ऑफिशियली नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, एकदम क्लियर है, आज नहीं तो कल योगी को कुर्सी से उतरना होगा। यानी योगी कभी भी हटाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से। और ये बात अकेले मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई एजेंडा नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक आज की तारीख में सुर्खियां बनी हुई हैं। अब दोस्तों, आज ही की खबर देखिए उत्तर प्रदेश की। आज बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब उत्तर प्रदेश पहुंचे और लखनऊ में उन्होंने ज़्यादातर जितने इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम, सबकी बैठक, जी हाँ सबकी बैठक करी। और बैठक के बाद अलग से कुछ नेताओं से नड्डा मिले, ऐसी खबरें आ रही हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि नड्डा साहब जो लखनऊ गए थे, मीटिंग तो करने गए थे, लेकिन नड्डा साहब का असली मकसद था उत्तर प्रदेश में बीजेपी के माहौल को भांपना कि भाई माहौल क्या है, योगी जी के फेवर में है या योगी जी के अगेंस्ट है। तो माहौल देखने गए थे। और नड्डा साहब से पहले, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, बीएल संतोष, ये जो साहब है बीएल संतोष, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पावरफुल पोस्ट नड्डा के बाद। ये साहब भी जो हैं, संतोष साहब भी, वो लखनऊ गए थे। वहाँ पर वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से मिले, योगी जी से मिले और कई लोगों से मिले। जो लोग योगी जी से नाराज़ थे उनसे भी मिले। अब ऐसा लोग कहते, मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कहते हैं कि संतोष साहब ने एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी, इसका कारण है। और ये भी कहा जा रहा है कि हार का जो कारण है, कहीं ना कहीं योगी पर उंगली उठाई गई है। यानी हार का जो ठीकरा है वो योगी के सर फोड़ा गया। यानी योगी जी को हटाने की उल्टी गिनती एक तरह से शुरू हो गई। अब ये रिपोर्ट जब मोदी जी पढ़ेंगे, ये रिपोर्ट जब अमित शाह पढ़ेंगे, तभी एक्शन होगा। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि अगर बीएल संतोष जो ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, नड्डा साहब जो प्रेसिडेंट हैं, अमित शाह जो चाणक्य हैं और मोदी जी जो बादशाह हैं, सुप्रीमो हैं आज की तारीख में, अगर ये सब मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि यूपी में हार की वजह मोदी नहीं थे, मोदी का जादू खत्म हो रहा है, ये वजह नहीं थी, वजह जो थे वो योगी थे। अगर योगी ही हार का कारण है, तो फिर जो टॉप लीडरशिप है वो हटा क्यों नहीं रही योगी को? योगी को हटाना इतना मुश्किल क्यों है? वो अमित शाह, वो मोदी जो चुटकियों में मुख्यमंत्री हटा देते हैं। शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने मध्य प्रदेश जीत कर दिया मोदी को, तो भी हटा दिया उनको कुर्सी से। वसुंधरा राजे, सबसे बड़ी नेता राजस्थान में, फिर भी हटा दिया। रमन सिंह
छत्तीसगढ़ के आप कह सकते हैं सबसे बड़े फेस बीजेपी के, उनको किनारे कर दिया। येदुरप्पा द किंग ऑफ कर्नाटक बीजेपी के, कोई अता पता नहीं आज। और अगर गुजरात की बात करूं तो वहाँ तो किस्तों में, गुजरात में तो किस्तों में मुख्यमंत्री हटाए गए। और यही हाल उत्तराखंड में भी है। कौन आया कौन गया पता नहीं, कितने मुख्यमंत्री बदल दिए पिछले कुछ वर्षों में मोदी और शाह ने। तो मुख्यमंत्री बदलना बड़ी बात नहीं है अमित शाह के लिए, मोदी जी के लिए। सवाल है कि बदल क्यों नहीं रहे, बदल क्यों नहीं रहे? ऐसी क्या बात है कि योगी जी को हटा नहीं पा रहे? मुझे लगता है कि दो कारण हैं, 2 रीजंस, और बड़े कारण हैं। और जो पहला कारण है, रीज़न नंबर 1, वो ये है कि अमित शाह टाइमिंग डिसाइड नहीं कर पा रहे, मुहूर्त नहीं निकाल पा रहे कि कब हटाएं कब हटाएं, टाइमिंग क्या होगी। और टाइमिंग को लेकर यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको कि 3 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने हैं 3-4 राज्यों के, जिसमें महाराष्ट्र, जिसमें हरियाणा, जिसमें उत्तराखंड, ये 3 क्रूशल स्टेट जहां बीजेपी की दाल वाकई पतली है। अमित शाह को लगता है कि कहीं महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा में सरकार है, हरियाणा हार गए, या झारखंड हार गए। अगर ये तीनों राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गए तो फिर तो कहीं ना कहीं उंगलियां मोदी और शाह पर ही उठेंगी। और ऐसी स्थिति में फिर योगी को कैसे बदलेंगे? तो क्या नवंबर से पहले बदल दें, या फिर रिस्क लें, सोचें कि नवंबर के बाद बदलें? हो सकता है कि महाराष्ट्र जीत जाए, हो सकता है कि मोदी जी हरियाणा भी जीत जाए। तो क्या ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे पहले योगी को बदले या बाद में बदलें? और ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से शाह साहब बिसात तो बिछा रहे हैं लेकिन चाल नहीं चल रहा है। अब दूसरा कारण, सेकंड रीज़न ये है कि साहब योगी का विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे, रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रहे अमित शाह, कि भाई हटा तो दें चुटकियों में, 2 मिनट्स मैगी हटा देंगे, लेकिन हटाने के बाद उस कुर्सी पर बैठाएं किसको? उत्तर प्रदेश कोई राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो मेरे ऑडियंस बुरा ना माने, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई मोहन यादव नहीं चल पाएगा, उत्तर प्रदेश में कोई भजन लाल शर्मा नहीं चल पाएगा। वहां योगी जैसा ही योगी चाहिए। और बदकिस्मती देखिए चाणक्य की, अमित शाह साहब की, कि इन्होंने जिस नेता को प्रॉप अप किया, खर्चा किया, मेहनत करी, उसको ग्रूम किया, केशव प्रसाद मौर्य को, जिसको चाहते थे अमित शाह कि केशव प्रसाद मौर्य ही रिप्लेसमेंट बने, वही विकल्प बने योगी का। क्योंकि मौर्य जो हैं वो पिछड़ी जाति से आते हैं, बैकवर्ड फेस हैं, और बीजेपी को आज की तारीख में ज़रूरत है, क्योंकि बैकवर्ड कार्ड खेला जा रहा है, ओबीसी कार्ड चल रही है इंडिया लाइंस। लेकिन मैंने कहा ना, बदकिस्मती देखिए शाह साहब की, कि जिसको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जिसके जरिए वो योगी को हटाना चाहते थे, वो आदमी अपना चुनाव हार गया। अब क्या जो नेता केशव प्रसाद मौर्य जो खुद चुनाव हार गए, वो बीजेपी को क्या जिताएंगे? तो कहने का मतलब है कि अमित शाह के पास रिप्लेसमेंट नहीं है। अब ये जैसे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, मेहनती हैं, समझदार हैं, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन साहब ये ब्राह्मण हैं। अमित शाह और मोदी को बैकवर्ड चेहरा चाहिए। ऐसे कई और नेता हैं जो लिस्ट में तो अमित शाह के हैं, लेकिन अमित शाह को समझ नहीं आ रहा है कि हटा तो दें योगी को, दूसरे किस आदमी को वहाँ बैठाया जाए। तो तलाश हो रही है, विकल्प की तलाश हो रही। मुझे लगता है वो विकल्प जिस दिन मोदी जी और अमित शाह को मिल जाएगा, उसी दिन उत्तर प्रदेश में 2 मिनट्स मैगी बन जाएगी, चुटकी में हटा दिया जाएगा, चुटकी में खेल हो जाएगा। अब दोस्तों आज का बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, और जो बिग क्वेश्चन है वो ये नहीं कि योगी को कब हटाएंगे और योगी की जगह किसको बैठाएंगे, ये आज मेरा सवाल नहीं। सवाल ये है कि ये जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये जो इनकी कोल्ड वॉर है, जो शीत युद्ध है, जो तलवारें खिंची हुई हैं दोनों के बीच में, क्या इन तलवारों ने, इस झगड़े ने, इस शीत युद्ध ने बीजेपी का सत्यानाश कर दिया देश के सबसे बड़े सूबे में? क्या लंका लगा दी है इस लड़ाई ने? ये लड़ाई जो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है, जिसको बीजेपी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करी, क्या इस झगड़े ने, इस कोल्ड वॉर ने बीजेपी का सत्यानाश कर दिया है? और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 27 में, क्या एक तरह से वॉकओवर देने जा रही है बीजेपी इंडिया अलायंस को,
राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को? बड़ा सवाल है। और आज 3 मेहमान हैं, तीनों ही उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ कालंस होंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तर प्रदेश के हर नेता को जानते हैं और ये काम वो तकरीबन 25-30 वर्षों से कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ कालंस होंगे, उनको सुनिएगा आप। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे, वो लखनऊ में ही रहते हैं और योगी की राजनीति और सपा की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बेबाक बोलते हैं कैमरे पर। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, जो 35 बरस से ज़्यादा राष्ट्रीय राजनीति को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को भी देख रहे हैं। इन तीनों एक्सपर्ट्स को सुनिए, उसे एक अंदाज़ा लगेगा कि सबसे बड़े सूबे में जिसको सबसे मजबूत किला मोदी जी का कहा जाता है, क्या उस मजबूत किले की दीवारें धीरे धीरे, वो जो दरारें पड़ी थीं, वो गहराती चली जा रही है? किला क्या ढहने वाला है? और जो नया नेता इमर्ज होगा, क्या वो अखिलेश यादव हो सकते हैं? उनके पीछे राहुल गांधी हो सकते हैं? बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है। उमाकांत लखेड़ा साहब, प्रोफेसर रविकांत साहब और सिद्धार्थ कालन साहब, इन तीनों को सुनिए। मुझे सुन लिया, इन तीनों को सुनिए, तस्वीर साफ हो गई। रविकांत जी, ये जो 2 तलवारें हैं, एक तलवार योगी आदित्यनाथ की और एक तलवार अमित शाह की, ये तलवारें हम देख रहे हैं, महीने उनसे नहीं, अब तो बरस हो गए। बरसों से, 2-3 बरसों से कहीं ना कहीं तलवारें आपस में टकरा रही। जब से मोदी जी के उत्तराधिकारी की बात शुरू हुई है, ये तलवारें जो हैं, आप कह सकते हैं कि इन तलवारों ने मंत्रिमंडल को बांट दिया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के विधायकों को बांट दिया, अफसरशाही को बांट दिया। उत्तर प्रदेश बट गया। 4 हिस्सों में बटे ना बटे उत्तर प्रदेश, लेकिन भाजपा कई हिस्सों में बटी हुई है। ये जो तलवारें हैं, ये तो आपने पहले भी कहा था पिछले शो में कि ये तलवारें मयान में नहीं जा सकती, जैसे किसी ने मयान उठा के फेंक दी हो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये चीज तय है कि योगी को जाना है, योगी को कुर्सी से उतरना है, तो अमित शाह फैसला क्यों नहीं ले पा रहे साहब? अरे चुटकी बजाइए, हटा दीजिए। जब आप गुजरात के मंत्रिमंडल को बदल सकते हैं, जब आप येदुरप्पा को बदल सकते हैं, जब आप शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, रमन सिंह को किनारे कर सकते हैं, अरे भाई जब सबको ढक्कन कर दिया है, तो योगी जी में क्या ऐसी दिक्कत आ गई? योगी जी का नाम तो लेते हैं, चाहते हैं कि कुर्सी से उतारना, लेकिन उतार नहीं रहे। बिठाएंगे किसको? सवाल तो ये है। ओहो, विकल्प क्या है अमित शाह के पास? कोई विकल्प है क्या? विकल्प में क्या केशव, अरे साहब, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम 2 बार की क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? अरे आप केशव प्रसाद मौर्य के नाम भूल गए? कैसे बने हैं? दीपक जी? हारे हुए हैं, जीते क्या? नहीं थे विधानसभा का चुनाव, हारे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब मौर्य समाज में वो लीडर भी नहीं रहे। यहां तो जो वोट लाएगा वो वहां पहुंच सकता है। तो केशव प्रसाद मौर्य की न तो अब समाज में कोई हैसियत रह गई है और ना ही वो जीत करके आए थे। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य होंगे? वो नहीं लगता, मुझे लगता है उनका टाइम खत्म हो गया। उनके जो लोग आते हैं यहाँ, पैरोकार दिल्ली में आते हैं मौर्य साहब के, वो कहते हैं साहब उत्तर प्रदेश का चंद्रगुप्त मौर्य ही है। आप कह रहे हैं कि ही इज नॉट सूटेबल। पैरोकार तो ओम प्रकाश राजभर के भी आ सकते हैं, अनुप्रिया पटेल के भी हो सकते हैं, मंत्री तो है ही ना वो। तो क्या मुख्यमंत्री बना देंगे उत्तर प्रदेश का? दरअसल अमित शाह में मुख्यमंत्री बदलने की ताकत भी है और नरेंद्र मोदी का इशारा भी है, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपके पास विकल्प नहीं है, तो आप समय, दिन, तारीख तय ही नहीं कर पा रहे। लगातार अब तलवार भांज रहे हैं हवा में। क्या होगा उससे? कुरुक्षेत्र बनाए रखिए आप, उससे कोई फायदा नहीं है। तय तो आपको करना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ भी कोई कमजोर नहीं है और ना ही वो हल्का खेल रहे हैं। आज का ही उनका बयान है कि 2027 में भी हम आ रहे हैं। तो योगी जी तो 27 की बात कर रहे हैं और आप उनको 24 में हटाने पर लगे हुए हैं। फिलहाल कोई संभावना नहीं। अब आगे क्या होगा, महीने, 2 महीने, 3 महीने में, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल कोई संभावना अभी नहीं दिखती है। वो प्रोसेस में है। वो कब होगा
ये भी अभी नहीं कहा जा सकता। जी जी जी। सिद्धार्थ कालंस, आप तो भाई लखनऊ की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति को इतने बरसों से देख रहे हैं और योगी सरकार की नस नस से वाकिफ हैं आप। बहैसियत पत्रकार नहीं, बहैसियत एक रिपोर्टर जो गवर्नमेंट को कवर करता है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में और उत्तर प्रदेश की भाजपा के मंत्रिमंडल में क्या डिवीजन आपको दिखता है? लॉबियां दिखती हैं कि कुछ लोग योगी के हैं, कुछ लोग अमित शाह के हैं? क्या ये चीज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं? वहां पर खेमेबाजी है उत्तर प्रदेश में? निश्चित तौर पर संगठन में ज्यादा, सरकार में थोड़ा बहुत कम, लेकिन ये डिवीजन तो साफ नजर आता है। और आप पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो आपको अलग अलग आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, चाहे वो सलेमपुर में विजय लक्ष्मी गौतम के शुरू हुई हो, या सुब्रत पाठक की आवाज आई हो, या कि जो खुलकर सामने आई है। हार की समीक्षा के दौरान तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं, वो सब रिकॉर्ड है, बाकायदा दर्ज है। वो हमको लगता है कि कार्य समिति की जो बैठक चल रही है इस समय लखनऊ में, उसमें पेश की जाएगी। तो ये डिवीजन तो हमेशा से है, और इस समय वह लोग जो योगी आदित्यनाथ के मुखालिफ खेमे के हैं वो कुछ ज्यादा ही मुखर हो गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मत चूको चौहान वाली स्थिति है। इस समय नतीजे विपरीत गए हैं, इस समय और बहुत सारी दिक्कतें उत्तर प्रदेश में हैं, बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे नाराजगियां उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं। तो शायद उनको ये सबसे सुनहरा मौका नजर आ रहा हो, और ऐसे में आप देखें अलग अलग लोगों से BL संतोष की बातचीत हो रही है। इस वो एक व्यक्तिगत बातचीत है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आज जो बैठक है उस बैठक में उत्तर प्रदेश की हार पर भी चर्चा हो रही है। तो इसलिए जो भी लोग उत्तर प्रदेश में योगी की विदाई देखना चाहते हैं वो इस समय को सबसे सुनहरे मौके के तौर पे देख रहे हैं। जी हाँ। लेकिन नहीं, दिक्कत ये है, जो बात अभी रविकांत जी ने कही कि उत्तर प्रदेश में विकल्प, वो विकल्प आला कमान को नहीं नजर आ रहा है, वो विकल्प RSS को नजर नहीं आ रहा है, वो विकल्प भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों को नजर नहीं आ रहा है। और उत्तर प्रदेश कोई हरियाणा या राजस्थान या उस तरह का राज्य नहीं है कि जहां किसी को भी बिठा देंगे और वो मुख्यमंत्री बन जाएगा और उसके दम पर उत्तर प्रदेश में वो चुनाव की बैतरणी पार होगी या आने वाले दिन बड़े आराम से गुजर जाएंगे। जी। उत्तर प्रदेश दूसरे तरह का राज्य है। उत्तर प्रदेश ने ही विजय रथ रोका भारतीय जनता पार्टी का। अगर उत्तर प्रदेश में पिछली बार के भी नतीजे आ गए होते तो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बैठी होती। इसलिए उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सोच विचार हो रहा है, बहुत इफ एंड बट है, और देखा जा रहा है कि क्या विकल्प के तौर पर कोई इतना कद्दावर नेता, कोई इतना मजबूत नेता है जो योगी के कद के आसपास हो। ये समस्या उत्तर प्रदेश समझ गए। सिद्धार्थ एकदम सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी बदलना चाहते हैं योगी को, लेकिन योगी जैसा कोई दूसरा मिल नहीं रहा, योगी जैसा कोई कद्दावर नेता उनको मिल नहीं रहा। जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत छोटे छोटे नेता हैं। और जब मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पिछड़ी जाति को बिलोंग करते हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका नाम जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था तो डॉक्टर साहब ने कहा कि दीपक जी आप ये भूल गए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए थे। तो क्या एक हारे हुए जो आदमी अपना चुनाव नहीं जीत सकता वो क्या यूपी का चीफ मिनिस्टर बन सकता है? एक बड़ा सवाल जो है वो प्रोफेसर साहब ने किया था। लखेड़ा साहब, अगर अमित शाह की लॉबी की तरफ हम देखें तो वो कहते हैं कि साहब हार के पीछे कारण योगी आदित्यनाथ है। और अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ अगर आप उनके लोगों से पूछें तो कहते हैं साहब हम तो बेकसूर है, योगी जी को तो कोई मतलब ही नहीं था चुनाव से। टिकट बांटे अमित शाह ने, उम्मीदवारों को चुना अमित शाह ने, कौन चुनाव लड़ रहा था? अमित शाह की टीम। स्ट्रेटजी कौन बना रहा था? मोदी जी के चाणक्य अमित शाह बना रहे थे। तो जब सब कुछ अमित शाह कर रहे थे तो उसमें योगी जी को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं आपको कि क्या जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई रेफरेंडम था क्या? वो देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए रेफरेंडम था। वो देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था। और पिछले 10 साल से म्युनिसिपैलिटी से लेकर के विधानसभा और लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ पूरी जो चुनाव की जो रणनीति थी, पब्लिसिटी की जो रणनीति, जो इश्तेहार अखबारों में दिए जा रहे थे, जो होर्डिंग पूरे भारत में लग रहे थे, वो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐसे प्रोजेक्शन किया जा रहा था कि अगर देश
देश में अगर मोदी जी तीसरी बार नहीं वो आए तो पता नहीं इस देश के क्या हो जाएगा। योगी तो कहीं पिक्चर में नहीं है। सवाल ये है कि जो आदमी पिक्चर में नहीं है, क्या आपने चुनाव लोकसभा का चुनाव योगी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बनाया था क्या? कि योगी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम इस बार रिप्लेस करेंगे मोदी को और योगी को रिप्लेस करेंगे, और जो तीसरी बार बीजेपी को जिताना चाहता है वो योगी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करे। और जब बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश में बुरी तरह, तब आप जो है कहें कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो जो है वो तो योगी की इसके लिए जिम्मेदार है। सवाल ये है कि सारा जो कर्मकांड है, जो जी कर्मकांड आप करके आपने पूरी जो रणनीति जी बनाई, वो रणनीति मोदी सेंट्रिस्ट थी, वो योगी सेंट्रिस्ट नहीं थी। और जो जो सीटें आपको 33 सीटें मिली भी है, आप आरोप देखिए, किसी ना किसी पर कई तरह के आरोप लगते हैं। हमने ऐसे ऐसे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल उत्तर प्रदेश में देखे, नॉट बीजेपी, कि जी ठेकेदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन करके ठेके और टेंडर छुड़वाए जाते थे। आज कम से कम लाख बुराइयां हैं कि आप बुलडोजर बाबा हैं, आप जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, आप जिस उलझुलुल बकते हैं जिसमें बयान हिंदू देते हैं जी। सांप्रदायिकता। जी जी। सवाल ये है कि कोई ऐसा आरोप तो नहीं लगाया कि योगी आदित्यनाथ के आदमी ने पैसे खा दिए, ठेकों में पैसे खा दिए, और योगी के ऑफिस से फोन जा रहे ठेके छुड़वाने के लिए। सवाल ये है कि समझ गया। इनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में मोदी के बाद योगी उभर रहे हैं, योगी उभर रहे हैं, तो इनको योगी से बड़ी चिंता है। और गॉट द योगी को पॉइंट अगर टच, जी जी जी, सर, गॉट द पॉइंट। आप कह रहे हैं बलि का बकरा बेवजह बनाया जा रहा है। चुनाव प्रधानमंत्री का था, ठीकरा जो है वो योगी के सर पे फोड़ा जा रहा है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि योगी को इसलिए हटाना चाहती है गुजरात लॉबी क्योंकि वो एक विकल्प की तरह उभर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के। यानी बीजेपी के अंदर जो लड़ाई थी वर्चस्व की, वहां पर एक चुनौती बन गए थे योगी आदित्यनाथ। मैं प्रोफेसर साहब के पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, आपकी तो पूरी रिसर्च ही योगी पर है। एक रिसर्च आपकी योगी पर है, एक रिसर्च आपकी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए, भाई अमित शाह और मोदी के लिए योगी को हटाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर कुर्सी से हटा दिया जाता है योगी आदित्यनाथ को, तो बीजेपी इंप्रूव करेगी या बेड़ा और गर्क होगा और सत्यानाश होगी, लंका और लगेगी? देखिए, डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ को हटा करके अगर नरेंद्र मोदी सरकार सरवाइव करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो संभव नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। और एक ऐसी लॉबी तैयार है, जी जी बोलिए। एक ऐसी लॉबी है जो नरेंद्र मोदी को उलटना चाहती है। तो वहां पे भी तो मामला है वही, नितिन गडकरी हो या शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, वो भी तो बैठे हुए हैं ना। कैसे उनको हटाया गया, क्यों हटाया गया? तो योगी आदित्यनाथ को अगर हटाया जाता है तो ये भी संभव है कि जो अंतर्विरोध है बीजेपी के भीतर का, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध है, उसका कहीं सेंटर ना बन जाए फिर योगी आदित्यनाथ। तो उसमें मोदी और शाह को कुछ मिलने वाला नहीं आ रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी विभाजन की तरफ बढ़ जाएगी। ओहो, अभी गुट अंदर दिख रहे हैं, फिर सीधे सरेआम चलेगा ना। अभी तलवारें जो खिंची हुई दिख रही हैं वो अंदर खाने हैं, फिर बाहर से बाहर होगा, और उसको सहने की हिम्मत नहीं है बीजेपी में। गॉट द पॉइंट। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। दोस्तों ये कह रहे हैं कि अगर योगी को हटाया तो आज बीजेपी की जो स्थिति है और बद से बदतर होगी, विकल्प भी नहीं है, और प्लस योगी के जाने के बाद बीजेपी को संभालना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो वैसे ही बीजेपी बहुत, आप कह सकते हैं, मुश्किलों में है उत्तर प्रदेश में। सिद्धार्थ, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। लोग कह रहे हैं कि जो 10 सीटों पर विधानसभा के बाई इलेक्शंस होने हैं उत्तर प्रदेश में, ये जो 10 सीटें हैं ये दरअसल अग्नि परीक्षा है अमित शाह की, अग्नि परीक्षा है योगी सरकार की। आपको लगता है कि जिन 10 सीटों में उपचुनाव हैं, जिसमें जो सीट अखिलेश यादव ने छोड़ी है, जो सीट लालजी वर्मा ने छोड़ी, कई दिग्गजों ने जो सांसद बन गए,
उनकी सीटों पर चुनाव होने। ये जो 10 सीटें हैं, क्या इन 10 सीटों में बीजेपी 10 में 10 जीत सकती है या हालत खस्ता है, जीतना मुश्किल है? देखिए, मुझे लगता है कि 10 सीटों को जीतने का चैलेंज देखकर सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें और बढ़ाने का काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि करहल की सीट वो अखिलेश यादव ने जीती है। मुलायम सिंह यादव की पैतृक सीट है, मैनपुरी जिले में आती है, उस लोकसभा क्षेत्र में आती है जिस लोकसभा क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड दिनों में भी उसके लिए जीत पाना असंभव रहा है। इसके अलावा आप जाइए, कटहरी की सीट है जहां लालजी वर्मा है। भाई, जब आप उनको 300 से पार होने की स्थिति में भी नहीं हरा सके, आप उनको 12, 17, 22 किसी भी चुनाव में नहीं हरा सके हैं, तो ऐसे में कटहरी की सीट ये भी उन्हीं 10 सीटों में आती है। कुंडरकी की सीट जहां अल्पसंख्यक वोटों की तादाद 50% से भी ज्यादा है, ओहो, और कैंट की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से, चलिए ठीक है भाई, देखिए आपके पास तो पूरा डेटा है, आपने तो पूरा डेटा रख दिया कि इस सीट पे 50% मुस्लिम है, ये सीट मुलायम सिंह यादव की रही है, इस सीट को कोई जीत ही नहीं पाया बीजेपी कभी। 10 में से स्कोर क्या होगा? अरे भाई, 10 में 8 तो जीत पाएगी बीजेपी, या 8 भी नहीं जीतेगी, 6 भी नहीं जीतेगी? संभव है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है इनमें 5-5 का आंकड़ा मुझे लगता है संतोषजनक, और एक इसे कहते हैं कि शॉट इन द आर्म माना जाना चाहिए कि हाँ, 5 सीटें 5-5 पर मुकाबला बराबरी पर छूटा। ये स्थिति इस समय के उपचुनाव की जो खाली हुई सीटें हैं वहां पर है। तो उपचुनाव के नतीजों से किसी को आंकना, क्योंकि ये उपचुनाव बड़े मुश्किल सीटों पर होने जा रहा है, ये बहुत आसान नहीं है। समझ गया सिद्धार्थ भाई, समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में भी बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, स्थिति और खराब होगी। लखेड़ा साहब, अभी 3 महीने के बाद हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने विधानसभा के, और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की दाल पतली है, हरियाणा में भी स्थिति खराब है। हेमंत सोरेन जो है झारखंड में, वो जेल से बाहर निकल आए हैं, आदिवासी बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड में भी एक कमजोर जमीन पर बीजेपी है। अगर ये तीनों राज्य हाथ से निकल गए मोदी शाह के, तो नवंबर के बाद तो योगी को हटाना और मुश्किल है। तो आपको लगता है यही वक्त है जो मोदी जी कहते थे, यही समय है, सही समय है? देखिए, इस तरह की किसी स्टेट में अगर हारते हैं तो उसमें योगी को क्यों जिम्मेदारी उसकी? क्या योगी को तमिलनाडु में योगी की वजह से आपकी सरकार नहीं बनी? आपने वहां भी तो तमिलनाडु में तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने। अभी लोकसभा के चुनाव में तमिलनाडु में आपकी 0 आई। आप बाकी जो स्टेट्स है, तेलंगाना में बाकी जो स्टेट्स है जहां हारे हैं, क्या उसके लिए योगी जिम्मेदार है? योगी कन्फाइंड है उत्तर प्रदेश से, वो उत्तर प्रदेश में जितना कर पाए अपनी क्षमताओं के हिसाब से। कोई मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई भ्रष्टाचार का फोन नहीं जाते थे टेंडर छुड़वाने के लिए। दूसरी, मैं सबसे साफ बात बता दूं कि हो क्या रहा है कि ये लोग योगी की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और योगी को सवाल यह है कि अगर आप योगी को हटाते तो योगी का करेंगे क्या? क्या योगी के आगे पुछल्ला डालेंगे कि अब दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान की तरह आपको मंत्री बना देंगे या प्रधानमंत्री बना देंगे? मैं आपको बता दूं कि योगी वो शख्स है, जिस दिन उन्होंने योगी को मिसहैंडल किया, योगी को नाराज किया, योगी के खिलाफ कैंपेन को बंद नहीं किया, तो योगी न केवल राजनीति छोड़ देंगे बल्कि गोरखनाथ के मंदिर में जाके, मठ में जाके बैठ जाएंगे वो। और जिस दिन योगी माइनस होंगे उत्तर प्रदेश भाजपा की पॉलिटिक्स में, बीजेपी माइनस हो जाएगी। किसी के दम नहीं है, किसी की स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी में किसी की स्वीकार्यता नहीं। मैं कोई योगी समर्थक नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मैंने महिलाओं से बातचीत की, पूरी मैं 6 जिलों में घुमा यूपी में। महिलाओं ने कहा मैंने क्यों वोट दे रहे हैं? कह रहा योगी की वजह से दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ मथुरा में बातचीत की एक चौधरी साहब से, उनका कहना है कि हमारे घर के 4 वोट दिए, हमने तो योगी को वोट दिया। मैंने कहा ये तो मोदी का चुनाव, योगी को क्यों दे रहे? कह रहा जी यहाँ तो लखेड़ा साहब, ये प्रोग्राम अगर मोदी जी ने सुन लिया, आप तो ये कह रहे हैं कि साहब मोदी इज 0 और योगी 0 कर दिया आपने तो मोदी जी को, कि मोदी जी को वोट मिला ही नहीं। अगर ये 33 सीटें भी आई योगी की वजह से आई है। चलिए, मैं समय समाप्त हो रहा है, मैं एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूं प्रोफेसर साहब से, और प्रोफेसर साहब समय कम है, इसे संक्षेप में जवाब दीजिएगा।
मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको लगता है कि योगी को अगर हटाया तो योगी रिटेलिएट करेंगे? योगी भजन लाल शर्मा नहीं है, योगी मोहन यादव नहीं है, योगी योगी है। हाँ, निश्चित रूप से आप ये भी कह सकते हैं कि योगी शिवराज सिंह चौहान नहीं है, वो खामोश बैठने वाले नहीं है, और केंद्र में मंत्रिमंडल में तो कतई शामिल होने वाले नहीं है, और ना ही वो मठ में जाकर के बैठने वाले हैं, ये भी बिल्कुल तय है। योगी अगर फ्री होते हैं तो फिर योगी एक दूसरा सेंटर होंगे, और योगी पर आरएसएस का बरदहस्त भी है, आरएसएस की एक बड़ी लॉबी का, मैं मानता हूं कि मोदी जी की भी अपनी आरएसएस पर लॉबी है, और जी। इसीलिए वो कार्यक्रम चल भी रहा है। लेकिन हटाने के बाद, और योगी आदित्यनाथ जिस तरह की ऑफेंसिव राजनीति करते हैं, वो अपने अपोनेंट्स के साथ भी तो पार्टी के भीतर भी जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिपक्षी हैं, वो उनको भी नहीं बख्शने वाले, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि कल को क्या होगा। अगर आप उनकी पूरी पॉलिटिक्स को देखें तो जी। बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। तो ऐसे समझ में वो निश्चित रूप से रिटेलिएट करेंगे, वो खामोश होकर के बैठने वाले नहीं है। खामोश होकर बैठने वाले नहीं, रिटेलिएट करेंगे। और ये कह रहे हैं कि भाई उनको योगी आदित्यनाथ को अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान या भजन लाल या मोहन यादव ना समझे, योगी योगी हैं। यानी कुल मिलाकर जो तीनों पैनलिस्ट से, एक्सपर्ट से बात करके मेरे जो मन में विचार आ रहा है वो यही आ रहा है, निष्कर्ष पे जो मैं पहुंच रहा हूं कि योगी को झेलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह जो तय कर लेते हैं वो करके रहते हैं, और अमित शाह के पास अभी भी ताकत है, भले ही अल्पमत में सरकार है। ईडी, सीबीआई से लेकर जितने भी धन्ना सेठ हैं और जितनी भी ताकत मीडिया की, सब इस वक्त अमित शाह के हाथ में। तो अमित शाह चाहे, संगठन भी उनका है, नड्डा भी उनके हैं, सब कुछ उनके हाथ में। तो योगी को हटाना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो घमासान है, ये जो शीत युद्ध है, ये बहुत ज्यादा और बढ़ चुका है। अब यहां से सवाल जो अंतिम मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये झगड़ा खत्म नहीं हो रहा, झगड़ा बढ़ता जा रहा है, धुआं आग में बदल रहा है, तो क्या ये एडवांटेज इंडिया है सिद्धार्थ कालहंस? क्या हम इसको माने कि लॉटरी लगने वाली है 2027 में अखिलेश यादव की, जो बहुत मुश्किल लग रहा था, पहाड़ जैसा सफर लग रहा था, उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी को लाना? क्या राहुल गांधी और अखिलेश के लिए रास्ता आसान कर दिया है इस लड़ाई ने? देखिए, ये आपके सवाल का आंशिक जवाब तो प्रोफेसर रविकांत ने दे ही दिया। योगी आदित्यनाथ को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को और बदतर कर लेना, और नतीजा एडवांटेज इंडिया गठबंधन हो जाएगा। दूसरा, जिन राज्यों की बात आपने कही है, मुझे जानकारी है इन राज्यों में, यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव में, इन सारे राज्यों में जहां पर अभी विधानसभा के चुनाव कुछ महीने में होने जा रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा मांग आ रही थी मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की ओर से, तो योगी जी की सभाओं की आ रही थी। तो स्टार कैंपेनर वह अमित शाह नहीं है जो योगी आदित्यनाथ से हिसाब चुकता करने के लिए खड़े हैं, बल्कि स्टार कैंपेनर या भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशियों के लिए वोट लाने की हैसियत या वोट लाने की क्षमता, वो अगर मोदी जी के बाद या मोदी जी के बराबर मैं कहूंगा अगर किसी के पास है तो योगी आदित्यनाथ में है। इसलिए मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को डिस्टर्ब करने का मतलब सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को के हाथ में बैटन थमा देना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर जरा सी भी सोच बूझ के साथ काम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ साहब एकदम सही कह रहे हैं आप कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है, योगी आदित्यनाथ को डिस्टर्ब किया जाता है, इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो जीत की जो आप कह सकते हैं तलवार है, वो आप अखिलेश यादव के हाथ में पकड़ा रहे हैं। बेटन आप अखिलेश यादव को दे रहे हैं, अखिलेश यादव को घोड़ी पर बैठा रहे हैं जीत की। और जिस तरह के आंकड़े आए हैं लोकसभा में, जिस तरह के परफॉर्मेंस इंडिया अलायंस ने दी है, निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और इस खतरे की घंटी में कहीं ना कहीं ध्वनि जो सुनाई दे रही वो ये कि अमित शाह को अब समझ नहीं आ रहा कि योगी को हटाए ना हटाए। कैच टू में अमित शाह भी फंसे हुए। कहीं ना कहीं अमित शाह के लिए भी एक खतरा है कि अगर योगी को अब नहीं हटाते तो आगे वो उनके लिए खतरा बन जाएंगे। बहरहाल दिलचस्प आप कह सकते हैं सियासत उत्तर प्रदेश की हो रही।
आप तीनों मेहमान आए, मैं शुक्रिया अदा करूंगा लकेड़ा साहब का, आपने वक्त निकाला संडे के दिन। सिद्धार्थ, सो नाइस ऑफ यू, आपने ज्वाइन किया, और प्रोफेसर साहब आपको भी सैल्यूट है, सारे तथ्य आपने सामने रख के। सच्चाई आज की तारीख में वैसे भी सुनाई नहीं पड़ती, जब बात अमित शाह की होती है, योगी की होती है, बीजेपी की होती है, तो कम से कम आपने पर्दे के पीछे की चीजों को हमारे दोस्तों के आगे रखा। So much thanks are done on behalf of my friends for joining this program. Thank you so much.